केरल के मुस्लिम संगठन महल एम्पावरमेंट मिशन ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर को फिलिस्तीन के समर्थन में होने वाले कार्यक्रम के गेस्ट लिस्ट से हटा दिया है। यह कार्यक्रम 30 अक्टूबर को तिरुवनंतपुरम में होना है। दरअसल कांग्रेस सांसद थरूर 26 अक्टूबर को कोझिकोड में एक अन्य मुस्लिम संगठन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। ये कार्यक्रम भी फिलिस्तीन के समर्थन में ही किया गया था। वहीं थरूर ने भाषण के दौरान इजराइल पर हमास के हमले को आतंकी घटना बता दिया था। थरूर के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर उनका काफी विरोध भी हुआ। इसके बाद थरूर ने 27 अक्टूबर को अपने बयान में सफाई देते हुए कहा कि वो हमेशा फिलिस्तीन के लोगों के साथ रहे हैं। शशि थरूर ने IUML के कार्यक्रम में कहा कि 7 अक्टूबर को आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया। उन्होंने 1400 लोगों को मार डाला, 200 लोग बंधक बना लिए गए। इसके जवाब में इजराइल ने अब तक 6000 लोगों को मार दिया है। उन्होंने गाजा को भोजन, पानी और ईंधन की आपूर्ति बंद कर दी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को जान से मारने की धमकी मिली है। मुकेश को 27 अक्टूबर को एक ईमेल पर जान से मारने की धमकी मिली, जिसमें 20 करोड़ रुपए न देने पर गोली मारने की धमकी दी गई। मामले का पता लगने पर मुंबई के गामदेवी थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपी का पता लगा लिया जाएगा। बता दें, मुकेश अंबानी को पिछले साल भी जान से मारने की धमकी मिली थी। तब दक्षिण मुंबई के सर HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में एक व्यक्ति ने फोन कर कहा था कि वह अस्पताल को उड़ा देगा और मुकेश, नीता अंबानी और दोनों बेटों को भी जान ले लेगा। वहीं 2021 में भी मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटक से भरी एक कार मिली थी, जिसके बाद सनसनी फैल गई थी। अंबानी के घर एंटीलिया के पास कार मिलने के बाद उनकी जान को खतरा बताया गया था। कार से पुलिस को 20 जिलेटिन की छड़ें और एक पत्र मिला था, जिसमें अंबानी परिवार को धमकी दी गई थी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने इजरायल हमास युद्ध पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर नई दिल्ली के अनुपस्थित रहने पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि फिलिस्तीन में हजारों पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को चुपचाप नष्ट होते देखना उन सभी चीजों के खिलाफ है जिनके लिए भारत हमेशा खड़ा रहता है। बता दें, भारत ने बीते दिन शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में नागरिकों की सुरक्षा और कानूनी और मानवीय दायित्वों को कायम रखने शीर्षक वाले जॉर्डन मसौदा प्रस्ताव पर मतदान से दूरी बना ली। इसमें इजरायल हमास युद्ध में तत्काल मानवीय युद्ध विराम और गाजा पट्टी में निर्बाध मानवीय पहुंच का आह्वान किया गया था। वहीं 193 सदस्यीय महासभा ने उस प्रस्ताव को अपनाया, जिसमें तत्काल, टिकाऊ और निरंतर मानवीय संघर्ष विराम का आह्वान किया गया। जिसके बाद प्रियंका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में अपनी बात समझाने के लिए महात्मा गांधी की आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देती है वाली बात का जिक्र किया। प्रियंका गांधी ने पोस्ट में कहा कि मैं हैरान और शर्मिंदा हूं कि हमारे देश ने गाजा में युद्ध विराम के लिए मतदान करने से परहेज किया। हमारा देश अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों पर स्थापित हुआ था, जिन सिद्धांतों के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। ये सिद्धांत संविधान का आधार है जो हमारी राष्ट्रीयता को परिभाषित करता है। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में 21 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई है। दूसरी लिस्ट में पार्टी ने बीकानेर वेस्ट से मनीष शर्मा, रत्नागर से डॉक्टर संजू बाला, सीकर से झबर सिंह छिच्चार, शाहपुरा से रामेश्वर प्रसाद सैनी, सिविल लाइन से अर्षित गुप्ता, बस्सी से रामेश्वर प्रसाद जंद, रामगढ़ से विश्वेश्वर सिंह को टिकट दिया गया। इसी तरह करौली से हिना फिरोज, सवाई माधोपुर से मुकेश भुरप्रेमी, जोधपुर से रोहित जोशी, कानपुर से दीपेश सोनी को अपना उम्मीदवार बनाया गया है। बता दें, इससे पहले आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में 23 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। सूची में गंगानगर सीट से डॉक्टर हरीश रहेजा को टिकट दिया गया है। इसी तरह राय सिंह नगर से धन्ना राम मेघावाल, महंत रूपनाथ को भादरा और राजेंद्र मवाड़ को पिलानी सीट से टिकट दिया गया है। नवलगढ़ से विजेंद्र डोटासेर, बगरू से ऋतु सावरिया और मुंडावर सीट से अनीता चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने शनिवार को कांग्रेस पार्टी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मूल चरित्र भगवान राम और सनातन धर्म के खिलाफ है। शर्मा ने शनिवार को यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भोपाल में राम मंदिर के बारे में लगाए गए होर्डिंग्स के लिए कांग्रेस के द्वारा चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराने के मद्देनजर ये टिप्पणी की। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का मूल चरित्र भगवान राम और सनातन धर्म के खिलाफ है। मध्य प्रदेश के 9.5 करोड़ लोग पूछ रहे हैं कि कांग्रेस को राम मंदिर के होर्डिंग्स पर आपत्ति क्यों है। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि राम मंदिर सभी का है, फिर क्यों आपको होर्डिंग लगाने से दिक्कत है। कांग्रेस को राम मंदिर निर्माण से दुख है। भाजपा नेता ने कहा, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस और उनके नेता राम मंदिर के निर्माण से दुखी हैं।
आपको बता दें, राज्य की राजधानी भोपाल में विभिन्न स्थानों पर अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बारे में शुक्रवार को होर्डिंग्स लगाए गए थे। कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष वो कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद में शहीदी हुई। देखिए जरा भाषा, जब सर्वोच्च न्यायालय भारत का यह कह चुका कि राम मंदिर के प्रमाण से लेकर के राम मंदिर है, और उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मीडिया विभाग के कहते हैं कि बाबरी मस्जिद में शहीदी यानी, मैं पूछना चाहता हूं कि सोनिया भक्त चुनावी राम भक्त बन रहे थे, अब उनकी असल बाबर भक्ति सामने इस मध्य प्रदेश के अंदर आई है। ये इनकी भाषा, इनकी बाबर भक्ति है। मुंबई और दिल्ली की हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच गई। मुंबई में शुक्रवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक सुबह 10 बजे 300 के पार पहुंच गया, यानी ये बहुत खराब कैटेगरी में है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह 10 बजे 249 दर्ज किया गया, यानी राजधानी की हवा भी खराब कैटेगरी में पहुंच गई है। इसके अलावा दिल्ली से लगे नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 208 और गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 252 रिकॉर्ड किया गया, यानी दोनों शहरों में भी हवा खराब कैटेगरी में दर्ज की गई है। IMD के मुताबिक दिल्ली में शुक्रवार को 4 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में आसमान में धुंध कम रहने की संभावना है। दरअसल हरियाणा, पंजाब समेत देश के उत्तरी हिस्से में पराली जलाना अभी भी जारी है। इसके कारण दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में हवा में धुंध बढ़ रही है। इस साल अब तक 2500 से ज्यादा पराली जलाने के मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि खेत में आग लगने की संख्या पिछले 2 सालों की तुलना में बेहतर है। पश्चिम बंगाल राशन घोटाले को लेकर ईडी ने बहुत बड़ा खुलासा किया। ईडी सूत्रों के मुताबिक बकीपुर रहमान की 3 शेल कंपनियों का पता चला है, जिसमें डमी डायरेक्टर बनाए गए थे। इनके जरिए ही राशन की खरीद फरोख्त हो रही थी। इन 3 कंपनियों में अवैध तरीके से 20 करोड़ से ज्यादा रुपए आए और ये पैसा ज्यादातर कैश ही आया। बकीपुर रहमान ने बताया कि इन कंपनियों का पैसा लोन के रूप में फूड एंड सप्लाई मंत्री ज्योति प्रिया मलिक को जा रहा था और वो इसके लाभार्थी हैं, क्योंकि लोन वापस नहीं लिया गया। ईडी सूत्रों ने बताया कि इस संबंध में आगे की जांच से पता चलता है कि 3 कंपनियों के पहले निदेशक और शेयर होल्डर ज्योति प्रिया मलिक की पत्नी मणिदीपा मलिक और उनकी बेटी प्रियदर्शनी मलिक थी। इन कंपनियों में बोगस शेयर, प्रीमियम और अनाज के व्यापार से मिले फायदे के नाम पर पैसा जमा किया गया। इन कंपनियों से 20 करोड़ से ज्यादा रुपया बकीपुर रहमान के साले के बैंक अकाउंट में गया। 26 अक्टूबर को छापेमारी के दौरान ऐसा 16 करोड़ रुपए सीज किया गया है। आगे की जांच के दौरान ईडी को यह भी पता चला कि नवंबर 2016 से मार्च 2017 के दौरान मोना दीपा मलिक के IDBI बैंक खाते में 6.03 करोड़ रुपए जमा किए गए थे। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष शुरू हुए 3 सप्ताह से अधिक हो गए हैं। वहीं हमास के हमले के जवाब में इजरायल लगातार उसके ठिकानों पर हवाई हमला कर रहा है। उधर भारत में भी इजरायल के समर्थन और विरोध में लोग खड़े हो गए। हाल ही में केरल के मल्लेपुरम से एक विवादित मामला सामने आया, जिसमें फलस्तीन बचाओ के नाम पर आतंकी संगठन हमास के एक नेता ने वहां के लोगों को वर्चुअल रूप से संबोधित किया। वहीं भाजपा ने अब इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। बता दें, हमास नेता खालिद मशेल के संबोधन के बाद भाजपा राज्य सरकार पर हमलावर हो गई है। केरल भाजपा के अध्यक्ष सुरेंद्र ने इस मामले को लेकर राज्य की पिनाराई विजयन सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर इस मामले को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए सवाल किया कि पिनाराई विजयन की केरल पुलिस कहां है। उन्होंने कहा कि फलस्तीन बचाओ के नाम पर आतंकी संगठन हमास और उसके नेताओं को एक योद्धा के रूप में महिमा मंडित किया जा रहा है, जो किसी भी तरह से स्वीकार नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोजगार मेले के तहत 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित करते हुए कहा कि अब सरकार केवल घोषणा ही नहीं करती, काम भी करती है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि रोजगार मेला की शुरुआत पिछले साल अक्टूबर में हुई थी और अब तक लाखों युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है। अब 50,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। दिवाली में अभी वक्त है, लेकिन 50,000 नियुक्ति पत्र पाने वाले परिवारों के लिए मौका दिवाली से कम नहीं है। पीएम के द्वारा युवाओं को सौंपे गए नियुक्ति पत्र विभिन्न विभागों से हैं। देश भर से चुने गए कर्मचारी गृह मंत्रालय, राजस्व विभाग, रेल मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, डाक विभाग, स्कूल शिक्षा, साक्षरता विभाग और मंत्रालय सहित सरकार के विभिन्न विभागों में शामिल होंगे।
इजरायल हमास युद्ध के सीज फायर प्रस्ताव से भारत ने दूरी बना ली है, जिसको लेकर देश में विपक्षी दल लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपना पक्ष रखा। शरद पवार ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि इस समय सरकार भ्रम में है। इस संघर्ष में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, फलस्तीन मुद्दे पर भारत सरकार के बीच कंफ्यूजन है। भारत की नीति फलस्तीन का समर्थन करने की थी, इजरायल का नहीं। फलस्तीन में हजारों लोग मर रहे हैं और भारत ने कभी भी इसका समर्थन नहीं किया, इसीलिए वर्तमान सरकार में भ्रम की स्थिति है। आपको बता दें, शरद पवार पहले भी फलस्तीन के समर्थन में बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि इजरायल फलस्तीन की जंग विश्व शांति के लिए खतरा है। वहां की जमीन और घर फलस्तीन के थे, लेकिन इजरायल का उस पर कब्जा हो गया। इस इशू पर भारत सरकार ने इतना कंफ्यूजन मैंने कभी देखा नहीं। पहला स्टेटमेंट जो आ गया प्रधानमंत्री, उन्होंने इजरायल को टोटली सपोर्ट करने की बात, और जब इसकी रिएक्शन दुनिया में और हिंदुस्तान में अलग आ गई, फिर फॉरेन मिनिस्टर ने दूसरी लाइन ले ली और पैलेस्टाइन के सपोर्ट में उन्होंने बातें यहाँ कही। ये भारत सरकार में कंफ्यूज है, अलग अलग तरह की बात करती है। जहाँ तक आज तक की हिंदुस्तान की नीति इस थी, वह नीति पैलेस्टाइन को सपोर्ट करने की थी, इजराइल को समर्थन करने की नहीं थी। जिस तरह से गाजा सेक्टर में हमले हो गए, हॉस्पिटल में बमबारी हो गई है, हजारों लोग मर रहे, इसका समर्थन भारत ने आज तक कभी किया नहीं। आज यहाँ भारत सरकार की नीति में टोटल कंफ्यूजन है।